हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 दिसंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर सेलर प्रॉपर्टी पर मौजूद मोर्गेज या लोन को जानबूझकर छुपाता है और बायर उसी गलत जानकारी के आधार पर एग्रीमेंट टू सेल कर देता है, तो यह फ्रॉड माना जाएगा। और ऐसे केसेस में जो बायर एडवांस अमाउंट देता है, उसको रिफंड कराने का उसका पूरा हक होता है। यह जजमेंट जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दिया। इस केस में डिस्प्यूट एक लार्ज लैंड ट्रांजैक्शन से जुड़ा था। जो सेलर था, उसने 77 एकड़ 26 सेंट्स लैंड 4 करोड़ 45 लाख में बेचने के लिए एग्रीमेंट किया और बायर ने 10 सितंबर 2008 को साइंड एग्रीमेंट के तहत 50 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया। एक क्लॉज था एग्रीमेंट में, जो कि आजकल हर एग्रीमेंट में होना चाहिए। आप भी अगर कोई सेल एग्रीमेंट बनाते हो तो ये क्लॉज, अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो ये क्लॉज रहना जरूरी है। उस क्लॉज में लिखा था कि द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज। आजकल लोग लिखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये संपत्ति, ये सारे लोन और सारे इनकम्बरेंसेज से फ्री है और इस पे कोई शेयरर नहीं है, और अगर इसमें कोई भी फ्रॉड पाया जाता है तो इसकी पूरी भरपाई जो सेलर है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से की जाएगी। तो ये क्लॉज उसमें था, यानी सेलर ने जो है वो गारंटी दिया था कि लैंड पर कोई लोन, मोर्गेज या कोई चार्ज नहीं है। एग्रीमेंट के कुछ समय बाद बायर को पता चला कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी फेडरल बैंक के पास इक्विटेबल मोर्गेज में थी, यानी लैंड पर बैंक लोन पेंडिंग था। सबसे गंभीर बात यह थी कि सेलर ने यह क्रूशियल फैक्ट जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं किया, जबकि एग्रीमेंट में अपोजिट एश्योरेंस दी गई थी। मतलब कि एग्रीमेंट में कहा कि कोई लोन नहीं है और लोन थी। अब सेलर ने एश्योरेंस पर भरोसा करते हुए बायर ने कुछ और पेमेंट कर दिया और 3 करोड़ 55 लाख का पोस्ट डेटेड चेक इशू किया, लेकिन बाद में वो चेक इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से डिसऑनर हो गया। साल 2010 में बायर ने सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल किया, जिसमें उसने डिमांड की कि उसके 55 लाख रुपए रिफंड किए जाएं, साथ में इंटरेस्ट भी दिए जाएं। जो बायर था उसका क्लियर स्टैंड था कि उसे एग्रीमेंट फ्रॉड से करवाया गया, क्योंकि मोर्गेज को डेलिबरेटली हाइड किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस कंसीडर करने के बाद बायर के पक्ष में डिक्री पास कर दी, एडवांस रिफंड करने का ऑर्डर दे दिया और सेलर का जो सेट ऑफ का क्लेम था उसको टाइम बार्ड और लीगली अनसस्टेनेबल मानकर रिजेक्ट कर दिया। मामला गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में सेलर गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट रिवर्स कर दिया और कहा कि बायर को इनकम्बरेंसेस की नॉलेज थी, बायर ने ओरिजिनल टाइटल डीड्स को इंस्पेक्ट नहीं की। इस रीजनिंग के आधार पर हाई कोर्ट ने रिफंड को डिनाई कर दिया। दोस्तों, प्रॉपर्टी का सेल एंड परचेज गवर्न होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, जिसके सेक्शन 55 में साफ साफ लिखा है कि एक बायर की ड्यूटी क्या होती है और एक सेलर की ड्यूटी क्या होती है, और साथ ही एक बायर का राइट क्या है और एक सेलर का राइट क्या है, यह भी लिखा है। ये सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दो पार्ट में देखते हैं। सेक्शन 55 एक बात करता है ड्यूटीज ऑफ सेलर का और 55 बात करता है ड्यूटीज ऑफ बायर का। एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि 55(1) जो है, ड्यूटीज ऑफ सेलर जो है, वो कहता है कि ड्यूटी ऑफ सेलर, इसका ये 55(1) ए टू जे तक, जी तक है, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें हैं। सेलर की ड्यूटी है कि कोई मटेरियल डिफेक्ट्स जो उसको पता है उसको डिस्क्लोज करना है। कोई भी टाइटल डीड है, उसको प्रोड्यूस करना है फॉर इंस्पेक्शन। सेलर का ये है कि कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन होता है अगर प्रॉपर्टी एंड टाइटल के रिगार्डिंग, उसको आंसर करना है। ड्यूटी ऑफ सेलर टू एक्सिक्यूट प्रॉपर कन्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस। ड्यूटी ऑफ सेलर टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सेलर का ही ड्यूटी है कि पोजेशन प्रॉपर्टी का दिलवाए, ठीक है। सेलर की ही ड्यूटी है कि जो पब्लिक चार्जेज हैं, डिस्चार्ज है इनकम्बरेंसेस का या लोन का, उसको पेमेंट करे। अब ड्यूटी ऑफ बायर क्या है? बायर की ड्यूटी है कि कोई भी फैक्ट जो मेटेरियली इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्लोज करे। यानी कि अगर बायर को पता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी वजह से इंक्रीज होने वाली है और वो सेलर को नहीं पता है, तो ये बायर को, सेलर को बताना होगा। बायर की ड्यूटी है पूरा पैसा पेमेंट करे। बायर की ड्यूटी ये होती है कि जब ऑनरशिप पास हो गया
तो पूरा जो भी लॉस होता है प्रॉपर्टी का उसको वो बियर करे। पब्लिक चार्जेस कंप्लीशन ऑफ सेल के बाद देना बायर की ड्यूटी है। ये हम देख लिए। अब मामला जब हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया ट्रायल कोर्ट का जजमेंट, तो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यू किया गया सेलर की तरफ से कि बायर को एग्रीमेंट से पहले प्रॉपर्टी पर लोन थी, इस बात की जानकारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉन्ट्राडिक्शन पाया। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड एग्जामिन करते हुए पाया कि बायर ने सूट फाइल करने से पहले सेलर को लीगल नोटिस भेजा था और नोटिस में क्लियरली मोर्गेज कंसीलमेंट का एलिगेशन था। ठीक है, सेलर ने उस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं किया। अब यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट को डाउट क्रिएट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे डाउट क्रिएट किया। अब देखो यहाँ की एक लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं देने से क्या नुकसान हो सकता है, कोर्ट उसे कैसे देखता है, ये अब यहाँ से समझ सकते हो। इसलिए अब से कभी भी कोई भी लीगल नोटिस आपके पास आए तो एक अच्छा वकील के पास जाएं और उस लीगल नोटिस का रिप्लाई तैयार कराएं और रिप्लाई जरूर करें। उसमें जो आपके ऊपर एलिगेशन लगे हों, जो भी पॉइंट हो आपके अगेंस्ट, क्योंकि कोई भी लीगल नोटिस सेंड करेगा तो वो लव लेटर तो है नहीं कि आपकी तारीफ होगी, उसमें आपके ऊपर आरोप ही होंगे और डिमांड होंगे। तो हर एक आरोप का खंडन करना जरूरी है, वरना बाद में कोर्ट आपके ऊपर डाउट करता है। अब आते हैं मुद्दे पे। सेट ऑफ प्रोसीडिंग में पहली बार सेलर ने कहा कि बायर को स्टार्टिंग से सब पता था। कोर्ट ने इस कंडक्ट को आफ्टर थॉट यानी बाद में बनाई गई कहानी बताया, जो सिर्फ बायर की जेन्युइन रिफंड क्लेम को डिफीट करने के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन इंस्पेक्शन ऑफ टाइटल डीड्स के बारे में कहा कि हाई कोर्ट ने बायर को दोषी ठहराया कि उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। सुप्रीम कोर्ट ने इस रीजनिंग को स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हुए कहा कि बायर ने एक्सप्लेन किया कि सेलर ने उसे एश्योर किया था कि ओरिजिनल टाइटल डीड सेल डीड एग्जीक्यूशन के टाइम दिखाए जाते हैं। ठीक है, एडवांस अमाउंट टोटल सेल कंसिडरेशन का सिर्फ 10% था और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इंडिया में यह कॉमन प्रैक्टिस है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक या लॉकर्स में रखे जाते हैं। कोर्ट ने यह कहा कि बायर का एक्सप्लेनेशन नेचुरल, रीजनेबल और जस्टिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और बात समझी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड माना, वो था प्राइस रिडक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैक्ट को हाईलाइट किया कि सेलर ने बाद में सेल कंसिडरेशन प्राइस 35 लाख रुपया कम कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्राइस रिडक्शन इटसेल्फ इंडिकेट्स सप्रेशन ऑफ इनकम्ब्रेंसेस बाय द सेलर। फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का यह आया कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही था। हाई कोर्ट ने फैक्ट्स और लॉ दोनों को गलत अप्रिशिएट किया और फाइनल ऑर्डर में हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट के डिक्री को रिस्टोर किया गया। बायर को इंटाइटल किया गया टू रिफंड ऑफ एडवांस, अपील को अलाउ कर दिया गया। अब लीगल प्रिंसिपल्स इसमें क्या लेट डाउन हुए, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। इस जजमेंट से कुछ बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल क्लैरिफाई होते हैं। जैसे फ्रॉड विसिएट्स एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब कि फ्रॉड से किया गया एग्रीमेंट इनफोर्सेबल नहीं होता है। कंसीलमेंट ऑफ मॉर्गेज बराबर फ्रॉड, मतलब कोई भी इनकम्ब्रेंस छुपाना सीरियस मिसरिप्रेजेंटेशन है। बायर्स ड्यूटी इज नॉट एब्सोल्यूट, सेलर की फॉल्स एश्योरेंस के सामने बायर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। फिर कंडक्ट ऑफ पार्टीज मैटर करती हैं। लीगल नोटिस का रिप्लाई न देना एडवर्स इन्फ्रेंस क्रिएट करता है। इक्विटी फेवर्स ऑनेस्ट बायर्स, लॉ हमेशा ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को प्रोटेक्ट करता है। यह जजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी बायर्स को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, सेलर्स को क्लियर वार्निंग देता है कि नॉन डिस्क्लोजर विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, लोअर कोर्ट्स को गाइडेंस देता है कि फ्रॉड केसेस में टेक्निकलिटी से ऊपर जाकर जस्टिस करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि प्रॉपर्टी डील ट्रस्ट पर बेस्ड होती है और ट्रस्ट को तोड़कर किया गया सौदा कानून में टिक नहीं सकता। मोइदीन कुट्टी वर्सेज अब्राहम जॉर्ज का ये जजमेंट जो है फ्यूचर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट रहेगा, खासकर उन मामलों में जहां सेलर इनकम्ब्रेंसेस छुपाकर बायर को मिसलीड करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए, स्पेशली फॉर सेल एंड परचेज एग्रीमेंट के लिए, सेल डीड के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो इस जजमेंट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।